बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म साहब को, प्रेसिडेंट साहब को और फील्ड मार्शल साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसा तारीखी काम हुआ है कि जिसका शायद दुनिया में कोई तस्वर नहीं कर पा रहा था। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की काविशों से दुनिया एक बहुत बड़े बहरान से निकली है और जिसके असरात जो हैं वो दुनिया में रहने वाले हर फर्द पर पड़ रहे थे। तो ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद सर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर मैं चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब को, हमारे नए नामजद चीफ मिनिस्टर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यहाँ जो कई दोस्त बातें करते हैं, बहुत सारी मीम्स बनाई गई, बहुत सारी बातें की गई, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से कितना गहरा ताल्लुक और रिश्ता है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो जितने इंतखाबात हुए हैं आज तक गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कारकर्दगी देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को हमेशा से वोट देते रहे हैं। और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की इसी तरह से मकबूलियत है और इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत वहाँ भी पीपल्स पार्टी की होगी। सर, एक और चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट ये हुई है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में 43,000 मिनिमम वेज का ऐलान किया था। और ये मैं बता दूं कि मिनिमम वेज का तयन करने का जो तरीक़ेकार है कानून के मुताबिक वो ये है कि हुकूमत सिंध एक रेफरेंस भेजती है सिंध मिनिमम वेज बोर्ड को। एक बोर्ड है जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदे भी हैं, वर्कर्स के नुमाइंदे भी हैं और सरकारी अफसर भी हैं। और फिर वो अपनी मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद वहाँ ये फैसला होता है कि हमने हुकूमत के रेफरेंस पे क्या करना है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सिंध हुकूमत, सूबा सिंध इस वक्त पहला सूबा है जिसने बजट के मंजूरी से पहले ही मिनिमम वेज बोर्ड से भी उसकी मंजूरी ले ली है। और अब 1 जुलाई 2026 से पूरे सूबा सिंध में 43,000 मिनिमम वेज जो है वो नाफिज हो जाएगी, जबकि बाकी सूबों को इस अमल से भी गुजरना पड़ेगा। एक और काम सर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़ी मेहनत की और चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसको टेकअप किया। मैं ख़ास तौर पे नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी इसको टेकअप किया। कि ये आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि सोशल सिक्योरिटी का हमारा जो महकमा है और वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो महकमा है, उनके पास जो पैसा आता है जो वर्कर्स की फलाह पे खर्च होता है उस पर इनकम टैक्स कटता था और वो पैसा अरबों में होता था। अगर हम दोनों इदारों को शामिल कर लें तो सालाना अच्छी खासी खती रकम हमारी जो है वो डिडक्ट होती थी। और अभी तो हमारे कुछ केसेस भी चल रहे हैं एफबीआर के साथ कि उन्होंने बगैर पूछे हमारे अकाउंट्स में से काफी सारे पैसे डिडक्ट कर लिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और नवीद कमर साहब के जरिए ज़ाहिर वो बातचीत कर रहे थे उस हुकूमत से, तो हमने ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध के लिए सोशल सिक्योरिटी को और वर्कर वेलफेयर बोर्ड को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एग्जम्पशन दिलवा दी, बल्कि सूबा सिंध की वजह से तमाम सूबों में सेसी या जो भी पेसी होता है, हमारे यहाँ सेसी होता है, बाकी सूबों में जो भी हो, और वर्कर वेलफेयर फंड जितने कायम हैं उन तमाम इदारों को इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल गई है। और इसमें भी काविशें जो हैं वो सिंध हुकूमत की थी और पीपल्स पार्टी की क़यादत चीफ मिनिस्टर साहब की थी। सर, हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में, मैं बहुत मुख्तसर वक्त से बात करता जाऊंगा कि हमने पिछले कुछ महीनों से जो कंट्रीब्यूशन की कलेक्शन है उसको ऑनलाइन किया, जिसमें कुछ तरामीम भी आई थी, इस पर एतराज भी किया था आपने कि पूछने, उससे पहले भी कुछ तरामीम हमने की। सर, ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन से फायदा ये हुआ कि हमारी कलेक्शन जो है वो काफी इम्प्रूव हो गई और इस साल जो हमारा टारगेट है 13.5 बिलियन का, वो इंशाल्लाह ताला हम उसको मीट कर लेंगे और वो हमारा टारगेट पूरा होगा। हो सकता है कि शायद
उसको हम क्रॉस भी कर जाएं। सर, सोशल सिक्योरिटी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं अगर आपको कंपैरिजन उसका दे दूं कि 2023-24 में 22,67,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, 24-25 में 23,05,000 से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, और इस साल जो अभी सिर्फ अप्रैल तक की फिगर है वो 23,60,000 है, और उसमें 2 महीने ऐड हो जाएंगे तो यकीन नहीं है हो सकता है कि 25 लाख के करीब करीब जो है पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट के इसमें हो जाएंगे। सर, इसमें अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी एक शोर चला कि वहां कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए और वो किसी एक अफसर का नाम लिया है कि उसने पैसे लेके कर दिए। अच्छा, मुसीबत ये है कि जो लोग ये खबरें चलाते हैं वो इसकी तहकीक नहीं करते और उसकी मालूमात होती कुछ नहीं है, और बगैर किसी मालूमात के उस बात को फैलाना शुरू कर देते हैं और वो पता नहीं कहां से कहां तक चीजें चली जाती हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे बता दूं कि 2023 में हमने 240 डॉक्टर्स अपॉइंट किए, इसलिए कि सर वहां अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होगा तो जाहिर है कि पेशेंट्स की देखभाल नहीं होगी, पेशेंट आएंगे नहीं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो बढ़ा है उसलिए बढ़ा है कि हमने डॉक्टर्स वहां अपॉइंट किए। 240 डॉक्टर अपॉइंट किए, जिसमें से 220 डॉक्टर्स ने ज्वाइनिंग की, उसमें कोई इशू नहीं हुआ, वो 2023 में था, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक तरीके से हो गया। अभी 2026 में हमने कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए, जाहिर के जो एक्सपर्ट्स थे, स्पेशलिस्ट थे मुख्तलिफ बीमारियों के, 60 कंसल्टेंट जो थे हमने हायर किए, इनके इंटरव्यूज हुए, उनको लेटर्स इशू हुए। अभी तक उसमें से 35 डॉक्टर्स ने जो है वो ज्वाइनिंग दी है, और अगर पैसे वाले होते तो सारे आगे ज्वाइनिंग कर रहे होते, सिफारिशी होते तो सारे आगे ज्वाइनिंग कर रहे होते, तो 60 में से 65 ने ज्वाइनिंग की है। अब एक और जो दिलचस्प केस है जिससे ज्यादा शोर मचा है वो था टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ की हमारे पास किल्लत है। हमने 2023 में ही ये अमल शुरू किया, 2022 में इसका इश्तिहार आया था अक्टूबर 2022 में, और इसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सारा शुरू हो गया। हमारे जो दोस्त इधर बैठे हैं, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ओके साहब, शर्जील साहब, जब आप स्पीच कर रहे होते हैं कोई भी बोलता है तो आप स्पीच में रुक जाते हैं, कहते हैं सबको बिठाएं। बैठे आप प्लीज। सर जी सर, 2022 में अक्टूबर में इश्तिहार दिया, वो अमल शुरू हुआ। हमारे जो यहाँ के दोस्त हैं उन्होंने जाके अदालत से स्टे ले लिया, वो काम रुक गया। उसके बाद अभी जब दोबारा मुझे ये चार्ज मिला तो फिर वही सबने आके कहा कि ये अमला नहीं है, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो लिहाजा आप हमें अपॉइंटमेंट करा के दें, स्टे देख लें। तो हमने वकील जो हमारे अच्छे सीनियर लॉयर हैं उनसे बात की, उन्होंने सारा कुछ देखा, तो उस पर टेक्निकल स्टाफ की हायरिंग पे वो स्टे उसके ऊपर लागू नहीं होता था। तो हमने वो जो टेस्ट वगैरह सारा प्रोसेस हो गया था पहले, उनकी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना शुरू कर दी, और ये टोटल नंबर था ये जो 291 बनता था, जो ये 300 लोगों की आया था ना नौकरियां फरोख्त हो गई हैं, वो ये 291 लोग थे जिनके मुतालिक ये कहा गया। सर, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि जो नौकरियां बेचने का इल्जाम लगा हम पे, 291 नौकरियां थी जिनको लेटर्स इशू कर दिए गए कि भाई आए और आकर ज्वाइन करें, उसमें से सिर्फ 112 लोगों ने ज्वाइनिंग दी है। अब मुझे बताएं कि जो पैसे देगा, जो सिफारिश कराएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा आगे। ये हमारी बदनसीबी है कि अगर कई चीजों को ठीक करने जा रहे होते हैं तो इस किस्म की चीजें जो आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कम से कम जो हमारे कुछ वीलॉगर्स भी हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, बगैर सोचे समझे जो है वो भीड़ चाल में शुरू हो जाते हैं और मालूमात होती नहीं है, तो खामखा का एक जो हिजान सा पैदा कर देते हैं पूरे मुआशरे के अंदर। तो थोड़ा सा वो ख्याल करें। एक और बड़ा दिलचस्प केस हुआ सर, हमने 24 मार्च 2026 को अकाउंटेंट जनरल को एक खत लिखा, सेसी ने लिखा खुद, और कहा कि जी ये हमारे मुलाजमीन की फहरिस्त है, जरा इसको चेक करें कि इनमें से कोई ऐसे लोग तो नहीं जो कहीं और भी नौकरी कर रहे हों। खत भेजा गया। 30 मार्च 2026 को उन्होंने हमें जवाब भेजा, जिसके अंदर यह था कि जी 71 लोग ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि ये कहीं और से भी तनख्वाहें ले रहे हैं सिंध हुकूमत में दीगर महकमों से। 1 अप्रैल को 30 को वो खत आया, 1 अप्रैल को कमिश्नर सेसी मुझे नोट बना के भेजता है कि जी ये अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, ये उन्होंने भेजा है डेटा, और ये लोग हैं। तो उसमें फिर मैं कहता हूं कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें आप। 15 अप्रैल को, अच्छा फिर हम उसको 71 लोगों को देखते हैं, उसमें से 40 लोग तो ऐसे निकल आते हैं जो
डेपुटेशन पे आए हुए थे। ज़ाहिर है जब डेपुटेशन पे आता है, अगर मिसाल के तौर पर असेंबली में था तो पहले असेंबली से तनख्वाह ले रहा था, डेपुटेशन में हमारे पास आ गया तो बाद में तनख्वाह हमारे पास से लेता था, तो उसकी भी आ गई कि 2 जगह से लेता है। हालांकि वो असेंबली वाली खत्म हो गई, हमारे यहाँ शुरू हो गई। तो इस किस्म के 40 लोग थे। उन 40 को हमने क्लियर किया सारी तहकीकात करने के बाद। फिर 15 अप्रैल को हमने खत लिखा अपने दीगर स्टाफ को कि ये लोग हैं, इनके मुताबिक सारी तफसीलात हमने मांग ली कि ये करें। 22 अप्रैल को एक अखबार में खबर छप जाती है, 22 अप्रैल को, 1 महीने बाद, इस पूरे कार्रवाई के बाद। और उस खबर से चैनल्स पे, अखबारों में तासुर ये उभरता है कि सेसी में तो बड़ी गड़बड़ हो गई और बड़ा एक उन्होंने केस पकड़ लिया और ये सारा जुल्म हो रहा है और डबल लोग नौकरियां कर रहे हैं। उस अखबार की खबर पे चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, सीएमआईटी को ये हिदायत जारी की उसकी तहकीकात करे। सीएमआईटी ने फिर तहकीकात की और ये 1 दिन के अंदर सारा हुआ। 22 को छपा, 22 को सीएम साहब ने नोटिस लिया, 23 को सीएमआईटी वहां जाती है, 24 को सारी वो तहकीकात उनकी जो करनी होती है वो करते हैं और उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि ये इनिशिएटिव तो खुद सेसी का अपना लिया हुआ था, ये कहीं और से नहीं हुआ था, हमारा अपना काम था। तो हमने अपने इदारों को बेहतर करने के लिए काम किया। लेकिन यहाँ पे ये वर्ग, और मैं बता दूं कि जो 31 लोग हैं उनसे रिकवरियां भी शुरू हो गई हैं और उनको नौकरियों से भी निकाल रहे हैं। ये ना हो कि कोई स्टे मिल जाए किसी को, लेकिन हम बहरहाल कार्रवाई उनके खिलाफ कर रहे हैं अभी तक। ये सारी चीजें हुई सर। उसके बाद वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हमने 1-2 चीजें बड़ी अभी रिसेंटली अच्छी कर दी कि जो डेथ ग्रांट है सर, वो 7 लाख रुपए मिलती थी। कोई भी मजदूर अगर इंतकाल कर जाता था उसकी फैमिली को वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, वो जहां नौकरी करता है वहां से उसका अलग मिलता है, बाकी चीज सब अलग होती है, लेकिन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानिब से उसकी फैमिली को 7 लाख मिलते हैं। वो हमने बढ़ा के 10 लाख कर दिए पिछले दिनों। मैरिज ग्रांट जो किसी भी मजदूर की बच्ची की शादी होती थी, 2 लाख रुपए एक शादी के मिलते थे, हमने उसको 4 लाख रुपए कर दिया। उसके अलावा